श्रोते हो नमस्कार. आजच्या वृत्त विशेषमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेचं नवी दिल्ली इथं 2 दिवसीय परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या परिषदेत जिल्हा न्यायव्यवस्थेशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा आणि विचारमंथन झालं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 31 ऑगस्ट रोजी या परिषदेचं उद्घाटन झालं. या प्रसंगी प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात न्यायपालिकेसंदर्भात मांडलेल्या विचारांचा आढावा आपण घेणार आहोत. श्रोते हो, काही दिवसांपूर्वी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या अमृत सोहळ्याला दिलेल्या भेटीचं स्मरण करून प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या समारंभाचा भाग म्हणून आयोजित राष्ट्रीय परिषदेला उपस्थित राहण्याचा बहुमान मिळाल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की. ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की. और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है. इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है. भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं. ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है सत्यमेव जयते नानृतम. इस समय देश अपनी के आजादी के 75 वर्ष पूरे करके संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है. इसलिए इस अवसर में भी गर्व भी है, गौरव भी है और प्रेरणा भी है. साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है. आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की. आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई. मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की. और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है. श्रोते हो, न्याय सुलभीकरणासाठी सरकारनं गेल्या 10 वर्षात केलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकताना प्रधानमंत्र्यांनी न्यायालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी केलेल्या कामांचा उल्लेख केला. तसंच या कामातील सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायपालिकेच्या योगदानावरही प्रकाश टाकला. साथियों, बीते 10 वर्षों में न्याय को सुगम बनाने के लिए देश ने कई प्रयास किए हैं. कोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए मिशन लेवल पर काम हो रहा है. इसमें सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के सहयोग की बड़ी भूमिका रही है. आज जिला न्यायपालिका का ये कार्यक्रम भी इसी का एक और उदाहरण है. इसके पहले यहाँ कई लोगों ने उल्लेख भी किया, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने मिलकर ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था. इस तरह के आयोजन ईज ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है.
मुझे बताया गया है यहाँ भी अगले 2 दिनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पेंडिंग केसेस का मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और लीगल फैटर्निटी की बेहतरी। आपने चर्चा के लिए सभी जरूरी विषय तय किए हैं। मुझे खुशी है कि सबके साथ अगले 2 दिनों में एक सेशन जुडिशियल वेलनेस पर भी रखा गया है। पर्सनल वेलनेस, सोशल वेलबीइंग की सबसे पहली जरूरत है। इससे हमें हमारे वर्क कल्चर में हेल्थ को प्रायोरिटी देने में मदद मिलेगी। श्रोते हो, तंत्रज्ञानाच्या अवलंबामुळे केवळ न्यायिक प्रक्रियेला गती आली नाही, तर वकिलांपासून ते तक्रारदारापर्यंतच्या सर्व लोकांच्या समस्याही झपाट्यानं कमी झाल्या आहेत, असं प्रधानमंत्र्यांनी ई न्यायालयाचं महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितलं. साथियों, पिछले वर्ष ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे फेज को भी स्वीकृति मिली है। हम एक यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हम पेंडिंग केसेस का एनालिसिस कर सकेंगे, भविष्य के मुकदमों का भी अनुमान लगा सकेंगे। पुलिस, फॉरेंसिक, जेल और कोर्ट टेक्नोलॉजी इनको इंटीग्रेट भी करेगी और इनके काम को स्पीड अप भी करेगी। हम ऐसी न्याय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो पूरी तरह से फ्यूचर रेडी हो गई। श्रोते हो, प्रधानमंत्री मोदी यांनी धोरणं, कायदे, पायाभूत आणि तांत्रिक प्रगती यांचं राष्ट्राच्या परिवर्तनाच्या प्रवासातील महत्त्व अधोरेखित केलं. म्हणूनच स्वतंत्र भारताच्या 70 वर्षात पहिल्यांदाच देशानं कायदेशीर चौकटीत इतके मोठे आणि महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, असं प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं. साथियों, आप जानते हैं, बड़े बदलाव में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के साथ ही नियमों, नीतियां और नियत की भी भूमिका होती है। इसलिए आजादी के 7 दशक बाद देश ने पहली बार हमारे कानूनी ढांचे में इतने बड़े और अहम बदलाव किए हैं। भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। हमारे क्रिमिनल लॉज शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आजाद हुए हैं। सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। इसलिए एक और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बने हैं। दूसरी ओर पहली बार मामूली अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मान्यता मिली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड में समन भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। इससे न्यायपालिका पर पेंडिंग केसेस का बोझ भी कम होगा। मेरा आग्रह होगा, सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को इस नई व्यवस्था में ट्रेन करने के लिए नए इनिशिएटिव्स भी जरूरी है। हमारे जजेस और वकील साथी भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। जनता भी इस नई व्यवस्था से परिचित हो, इसमें भी हमारे वकील और बार एसोसिएशन का अहम रोल है। श्रोते हो, समाजातील महिलांवरील अत्याचार आणि मुलांच्या सुरक्षिततेबाबतच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत त्यांनी देशात महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक कठोर कायदे लागू केल्याचं सांगितलं. 2019 मध्ये सरकारनं विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची योजना आखली होती, असंही प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलं. मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी
डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। श्रोते हो, जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेतल्या चर्चेतून देशासाठी मौल्यवान उपाययोजना मिळतील आणि सर्वांसाठी न्याय हा मार्ग अधिक बळकट होईल असा विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी आपलं भाषण संपवताना व्यक्त केला। या प्रसंगी न्यायालयीन व्यवस्थेतील सर्व बंधू भगिनींचे आणि भारतातील नागरिकांचं त्यांनी अभिनंदन केलं आणि जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेत भाग घेतलेल्यांना शुभेच्छा दिल्या। श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवर लाईव्ह ऐकू शकता। यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल। याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला। हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला। संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, निर्मिती राजेश शेजवळे, प्रसारण सहाय्य तन्मय जाधव, समन्वय आणि लेखन मनीष कुलकर्णी आणि निवेदन अभय धुमाळ।